हर सिंगल डे में इंडियन स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ और लाखों रुपीस के स्टॉक ट्रेड होता है, बट फिर भी इतने पैसे में से ऑलमोस्ट कोई भी पैसा उन कंपनियों के पास नहीं पहुंच पाता जिन कंपनियों का एक्चुअल में वो स्टॉक होता है। तो ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? मोस्ट पीपल ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक डोनेशन बॉक्स की तरह काम करता है। जैसे आप रिलायंस की स्टॉक खरीदते हो, रिलायंस को आपको 200 रुपए मिल जाता है और वही 200 रुपए को रिलायंस अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे लगा देता है। लेकिन ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। देखो, जब भी आप स्टॉक खरीद रहे होते हो तो आप कंपनीज को पैसा नहीं दे रहे होते हो, आप बल्कि किसी अननोन पर्सन को पैसा दे रहे होते हो। और वो ऐसा एक पर्सन होता है जिससे शायद तुम कभी नहीं मिल पाओगे, ना ही तुमने कभी उसे देखा होगा। और तो और रिलायंस कंपनी को भी एक घंटा पता नहीं चलता कि आप कौन हो और तुम यहाँ एग्जिस्ट भी करते हो, क्योंकि उन कंपनियों को तुम्हारा दिया हुआ एक भी पैसा नहीं मिलता। बट फिर भी तुम्हारे दिए हुए पैसे के ट्रांजेक्शन से स्टॉक मार्केट का नंबर चेंज हो जाता है और पॉइंट्स इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाते हैं और इसी मूवमेंट की पूरी हेडलाइन बन जाती है और तुम्हारे दिए हुए पैसे से मिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाती है और ये सभी चीजें सिर्फ सेकंड्स में हो जाती है। तो सोचो, अगर इसमें कंपनीज इन्वॉल्व ही नहीं होती तो इतना सब कुछ कैसे हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम यही अनलॉक करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर क्रिएट कैसे हुआ, प्राइसेस आखिर डिटरमाइन कैसे होती है, ट्रेड्स के पीछे एक्चुअली कौन होता है और ये पूरी चीजें इतनी फास्ट कैसे फील होती है। तो आओ भाई, रिच बाबा के चैनल पे ऐसी गजब की वीडियोस मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रख लो। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सभी चीजों को मैंने खुद भी पढ़ा है और मैं तुम्हें भी नॉलेज दे रहा हूँ। तो ऑलराइट, तुम्हें ये समझने के लिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि इसे कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। इसके लिए तुम्हें कुछ 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो सोचो, आप इंडिया में एक मर्चेंट हो और आपने सुना है कि समुद्र के रास्ते स्पीसीज और टेक्सटाइल का ट्रेड करके बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक शिप, एक क्रू, एक सप्लायर और समुद्र में महीनों तक ट्रेवल करना होगा एंड इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगा। और अगर मान लो शिप समुद्र में डूब गई तो उसका पूरा का पूरा लॉस तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। अब कॉमन सी बात है कि कोई सिंगल पर्सन इतना बड़ा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी को देख के किसी बंदे के दिमाग में एकदम गजब का आइडिया आया कि क्या हो कि अगर हम इस रिस्क को डिवाइड कर दे। जैसे एक पर्सन को पूरे ट्रेवल का फंड करने के बजाय हजारों लोगों को एक एक छोटी अमाउंट को कंट्रीब्यूट करवा देते हैं। अगर शिप स्पीसीज को लोड करके वापस आ जाती है तो सभी को उसके कंट्रीब्यूशन के अमाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में शेयर मिल जाएगा। और अगर शिप डूब जाती है तो वेल किसी एक पर्सन को इतना बड़ा लॉस उठाना नहीं पड़ेगा। तो यही सेम आइडिया दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम में से एक बन गया। आज तुम ट्रेडिंग ऐप पर जो कुछ भी देखते हो, इट्स जस्ट ए सेम आइडिया। तो तुम समझ गए होगे कि स्टॉक एक कंपनी का ओनरशिप का एक पीस है। बट इसमें एक्चुअली ओनरशिप का क्या मतलब है, इसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। जैसे आप रिलायंस के हेडक्वार्टर में रखी हुई किसी डेस्क के ओनर नहीं हो, आप अमेज़न के इंडियन वेयर हाउस में जाकर बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट नहीं कर सकते, बल्कि तुम जो ओन करते हो वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई वेज में इससे भी ज्यादा पावरफुल है। आप उन कंपनीज के बिजनेस के फ्यूचर वैल्यूज पर एक अमाउंट होल्ड करते हो। इसको ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक छोटी सी पिज्जा स्लाइस है जो अभी तक के बनी नहीं हुई है। आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि वो कितनी बड़ी होगी या फिर कितनी अच्छी होगी। लेकिन सोचो, अगर की पूरी पिज्जा ग्रो करती है, जैसे अगर कंपनी ज्यादा पैसा अर्न करती है, न्यू मार्केट में एक्सपेंड करती है और ज्यादा वैल्यूएबल बन जाती है, तो आपकी पिज्जा स्लाइस भी आपके अमाउंट के हिसाब से ग्रो करती है। और अगर पिज्जा जल जाती है तो आपकी स्लाइस भी जल जाती है। दैट्स द डील। ओनरशिप का मतलब यही होता है कि आप आउटसाइड और रिस्क दोनों में शेयर करते हो। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोई कंपनी अपनी पीसीस को देना क्यों चाहेगी? तो वेल, इसका मेन रीजन है कैपिटल। मान लो कि आप एक स्मॉल कैफे रन करते हो जिसके अभी 5 आउटलेट्स हैं और आपको 50 आउटलेट्स और ओपन करने हैं। तो इसके लिए आपको रियल एस्टेट, इक्विपमेंट, स्टाफ और मार्केटिंग के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप चाहो तो बैंक से लोन ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट पे करना ही होगा। या फिर आप चाहो तो आप किसी बड़े इन्वेस्टर को भी ढूंढ सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेगी, आपको वो इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी कैफे वाली कंपनी की बहुत सारी हिस्सेदारी दे सकते हो और इसको बोलते हैं शेयर। अब तुम्हारी कंपनी पब्लिक होने के बाद एक ही टाइम पे तुम थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर से पैसे ले सकते हो, जिसमें तुम्हें कोई भी मंथली इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम शेयर के बिहाफ में इन्वेस्टर को अपनी कंपनी का हिस्सेदारी दे रहे हो। और अगर तुम्हारी कंपनी ग्रो करती है तो तुम्हारे इन्वेस्टर भी बेनिफिट लेंगे। तो अब फंड रेजिंग के टाइम में जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक होती है, मतलब उसके शेयर सेल होने के लिए रेडी होते हैं, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ये वो मोमेंट होता है जहां आपकी कंपनी का पैसा आपके कंपनी के पास ही आता है। जब वो कंपनी ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी होती है तब वो ऐसे ही न्यू शेयर को इशू करके कैपिटल रेज कर सकती है। और ये इवेंट हर दिन नहीं होते, इसे किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए किया जाता है, जैसे ग्रोथ के लिए, जैसे ग्रोथ को फंड करने के लिए या फिर किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। इसे प्राइमरी मार्केट भी कहा जाता है। और वही सेकेंडरी मार्केट थोड़ा अलग है, बस थोड़ा अलग है। इसमें होता यह है कि एक बार मार्केट में शेयर आ जाती है, उसके बाद कंपनी साइड हो जाती है या फिर कंपनी अपनी कंपनी के शेयर को सिर्फ देखते रहती है। उस पॉइंट के बाद इन्वेस्टर एक दूसरे के शेयर को ट्रेड करते रहते हैं। जैसे तुमने किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर को रात को बाय किया और सुबह सेल कर दिया। तुमने अपने पैसे डायरेक्ट कंपनी में नहीं लगाया, बस तुमने उस कंपनी के नाम पे ट्रेड लिया
ये होती है सेकेंडरी मार्केट। तो इसमें कंपनी की प्राइस ये मेजर नहीं करती कि कंपनी को कितना मनी रिसीव हुआ है, ये वो मेजर करते हैं कि इन्वेस्टर्स को अभी कंपनी की वैल्यू कितनी लगती है। जैसे तुम्हें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो तुम उस कंपनी की पूरी डिटेल को चेक करते हो, उसके बाद ही तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। इसी कारण तो बायर्स और सेलर्स को एक दूसरे को फाइंड करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को देख के आज स्टॉक एक्सचेंज का जन्म हुआ है। तुम स्टॉक एक्सचेंज को एक फिजिकल बिल्डिंग की तरह मत सोचो। वैसे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, बल्कि इसे एक ऐसी सिस्टम की तरह समझो जो सब कुछ को कंट्रोल कर बहुत अच्छे से मैचिंग करता है। क्योंकि जब भी आप अपने ट्रेडिंग ऐप पर बाय पे क्लिक करते हो तो आप पर्सनली किसी सेलर को ढूंढते नहीं रहते हो। ये पूरा काम आपका ब्रोकर करता है। आपका ब्रोकर आपके ऑर्डर को किसी स्टॉक एक्सचेंज में सेंड करता है और वो किसी एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने पर्सन को ढूंढता है जो आपके सेलेक्ट किए हुए प्राइस को खरीदने के लिए रेडी हो। और ये इतनी सारी चीज सिर्फ मिली सेकंड के टाइम फ्रेम में हो जाती है। एक्सचेंज उसे लॉक करता है, ट्रांजेक्शन को सेटल करता है और प्राइस को अपडेट करता है। और तुम जानते ही होगे कि इंडिया में दो सबसे बड़े एक्सचेंज है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मोस्ट मेजर इंडियन कंपनीज इनमें से किसी एक पर लिस्टेड होती है। और स्टॉक मार्केट में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, ये डिफरेंट ग्रुप से बना हुआ होता है जिनके सभी के गोल्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। कुछ मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहला है रिटेल इन्वेस्टर, ये प्रोबेबली आप हो। ये वो लोग होते हैं जो ऐप या फिर ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। ये ऐसे कंपनीज को बाय करते हैं जिसमें वो खुद बिलीव करते हैं। दूसरा है ट्रेडर, ये वो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग पे प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे तुम्हारा बिट्टू जिसने कल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, शाम को पैसा लगाया और रात को उसके पास लाखों रुपए आ गए। जस्ट किडिंग गाइस। ट्रेडर्स इस बात पे कम इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है या फिर नहीं, बल्कि ट्रेडर्स पूरी कंपनी की प्रेडिक्शन पे चलती है जिसमें हाई रिस्क और हाई स्ट्रेस होता है। और इसमें डाटा के अकॉर्डिंग मोस्टली इनमें से सभी लोग पैसा लूज करते हैं। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मैं बोलूँ तो यहाँ एक रियल वेल्थ होता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी या फिर हेड्ज फंड्स। ये एंटिटी बिलियंस या फिर कभी कभी ट्रिलियंस ऑफ पैसे को मैनेज करती है। जब इनमें से कोई एक कंपनी लार्ज पोजीशन या फिर लार्ज अमाउंट से बाय या सेल करने का डिसाइड करता है तो वो उस ऑर्डर से किसी भी शेयर के प्राइस को एकदम गजब का मूव कर सकता है। एंड अब लास्ट आता है मार्केट मेकर्स। आप इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुनते होंगे, बट ये बहुत क्रूशियल होते हैं। मार्केट मेकर वो फॉर्म होती है जो कंटिन्यूसली ट्रेड के दोनों साइड पे बैठी होती है। ये हमेशा बाय करने के लिए भी रेडी होती है और हमेशा सेल करने के लिए भी रेडी होती है, और दोनों पार्ट के बीच की जगह से ये प्रॉफिट करती है। इनके बिना मार्केट पर लेस लिक्विड होते हैं एंड ट्रेड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और राइट, हमने ओनरशिप और एक्सचेंज और मार्केट के डिफरेंस प्लेयर के बारे में बात कर ली। लेकिन अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक की प्राइस एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होती है। तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है और इसके लिए मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इस टॉपिक पे एकदम डीप जाके एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी के लिए चलो मैं इसकी कोर आइडिया को सिंपली वे में ब्रेक डाउन करता हूँ। सबसे पहले इसमें आता है सप्लाई एंड डिमांड। हर स्टॉक में एक चीज होती है जिसे हम बिड और आस्क कहते हैं। बिड वो हाईएस्ट प्राइस है जो कोई बायर करंटली पे करने के लिए रेडी है, और वैसे ही आस्क वो लोएस्ट प्राइस है जो कोई सेलर करंटली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। एंड जब ये दोनों नंबर मीट करते हैं तो एक ट्रेड होता है एंड वो प्राइस स्टॉक का एक ऑफिशियल लेटेस्ट प्राइस बन जाता है। अगर सेलर के कंपैरिजन में बायर्स ज्यादा है तो बायर्स एक दूसरे के साथ में कम्पीट करना स्टार्ट कर देता है। ये किसी को सेल करने के लिए हायर एंड हायर प्राइस को ऑफर करते हैं और इसी कारण वो प्राइस ऊपर या फिर नीचे हो जाता है। और अगर वही बायर के कंपैरिजन में सेलर ज्यादा है तो सेलर बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे के लोअर प्राइस को ऑफर करना स्टार्ट कर देता है एंड वही प्राइस नीचे चले जाता है। और इसमें जो प्राइस सिर्फ कंपनीज जो करती है उस पर रिएक्ट नहीं करते, वो इस बात पे रिएक्ट करते हैं कि लोग कंपनीज के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक तरफ एक कंपनी परफेक्टली प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन अगर वही इन्वेस्टर्स बिलीव करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर शायद थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है तो स्टॉक को एक भी डिसअपॉइंटिंग नंबर को रिपोर्ट होने से पहले ड्रॉप कर सकता है। दूसरी तरफ एक स्टार्टअप जिसके पास कोई रेवेन्यू नहीं होती, उसकी वैल्यूएशन हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की हो सकती है अगर इनफ लोग उसकी फ्यूचर्स में बिलीव करते हैं तो। इसलिए तुम कभी कभी देखोगे कि कोई कंपनी रिकॉर्ड में प्रॉफिट को तो शो करती है बट उसकी स्टॉक प्राइस ड्रॉप होते रहती है क्योंकि उसकी प्रॉफिट तो अच्छी थी बट लोग उसकी कंपनी के ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प की तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।